थोड़ा पोजीशनल बात करते हैं, समझते हैं बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट संजय दत्त साहब से, जो क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हैं, शेयर बाजार की जानी मानी आवाज है और इनका एनालिसिस बहुत ही सटीक रहता है। तो आज हमने उनको इनवाइट किया है इस शो पर। स्वागत है संजय दत्त साहब आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? हमने मार्च लो से एक बहुत ही शानदार रिकवरी देखी, 7,500 वाला निफ्टी 12,000 के करीब आज हम पहुंच गए थे, 4,500 पॉइंट की रिकवरी। अब यहां से मार्केट कैसे चलेगा? आप यहां से क्या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, या आप कुछ लोग कह रहे हैं कि गिरावट आ सकती है यूएस में इलेक्शंस के चलते? आपका व्यू बताएं सर। पहले मैं शुक्रिया करूंगा आपका सीएनबी आवाज का और मेरे सारे पुराने मित्र शैल सुमित वगैरह जो सीएनबी आवाज पे आते हैं। मेरे लिए एक ऑनर है कि कितने अरसों बाद मेरे को आपने बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपका सवाल बहुत रिलेवेंट है, बहुत सही है इस समय के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर लोग थोड़े बहुत अभी घबराए हुए हैं कल की गिरावट को देख के। मेरा व्यू ये है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन करेक्शन का फेज चलेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी चल रही है और ये अनसर्टेनिटी ग्लोबल है। इसमें डॉलर लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉलर लिंकेज का कनेक्शन ऑब्वियसली यूएस इलेक्शंस और सब जो वेस्टर्न मार्केट्स में हो रहा है उससे है। और डॉलर लिंकेज जब प्ले आउट करता है, वो आपको भी पता है, वो ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स को और हमारे जैसे मार्केट्स के फ्लोज वगैरह को इम्पैक्ट देता है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी और एक डाउनवर्ड बायस रह सकता है कुछ दिन के लिए, बट इस डाउनवर्ड बायस पे काफी एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सिलेक्ट स्टॉक्स में, मिड कैप में और लार्ज कैप्स में, निफ्टी के स्टॉक्स में। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड मेरे हिसाब से इंटैक्ट है। जो एक रिकवरी ट्रेड कह रहे हैं कि कोविड से निकल रहे हैं हम लोग भी और वर्ल्ड भी धीरे धीरे निकलेगा, वो एक रिकवरी ट्रेड आगे 6 महीने साल के लिए चालू रहेगा। संजय जी, जब आप कहते हैं कि रिकवरी फेज चालू रहेगा, और देखिए बाजार में हर वक्त एक स्टोरी प्ले होती है। आप देखिए सर, मार्च से लेकर टिल डेट तक का फार्मा ने क्या पैसा कमा के दिया, आईटी ने क्या पैसा कमा के दिया, कोई नेक्स्ट स्टोरी जो मैच्योर हो रही हो मिड कैप में, लार्ज कैप में, जिस पे आप फोकस करना चाहेंगे बतौर इन्वेस्टर ही, नॉट एग्जैक्टली लाइक ए ट्रेडर, बतौर इन्वेस्टर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एरिया में ही मेरा एक्सपर्टीज है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म 1, 2, 3, 6 महीने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा वो एक्सपर्टीज नहीं है। तभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कहूंगा तो आपके जो दर्शक है वो इन्वेस्टमेंट लेके ही सोचे कि 2-3 साल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगले 2 सालों में इंडिया में फोकस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे जाएगा। जो ओल्ड एसेट रिच डेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन पे फोकस रहेगा, जिसमें से टेक्सटाइल्स होता है, कुछ सिलेक्ट स्टील कंपनीज हैं, कुछ इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी फोकस्ड कंपनीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इंडिया में मेरे को लगता है कि अगले 2 साल में 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन कंपनी में परफॉर्मेंस मिलेगा। जो पुराने टाइम में कंपनी चला करती थी, जो बिल्कुल निगलेक्टेड चल रही है, अंडर ओन्ड है, उनमें ओवर ओनरशिप भी नहीं है, बहुत इंस्टीट्यूशन लेवल पे और सब लोगों के पास पोर्टफोलियो में नहीं है, उनमें फोकस करना चाहिए और उनमें सिलेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली डिजिटल, ई कॉमर्स, आईटी, ये तो इंडिया की एक यूनिवर्सल थीम रहेगी और बढ़ती जाएगी। पर्टिकुलरली डिजिटल और ई कॉमर्स जो है, इनमें जो सिलेक्ट कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो बढ़ती रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हेल्थ केयर। एक हेल्थ केयर में भी मुझे लगता है बोथ इंश्योरेंस एज वेल एज हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल वगैरह हुए, इनमें भी 2-3 साल के लिए अच्छी रिटर्न आ सकती है। तो सिलेक्ट कंपनीज में आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये आपने बहुत बढ़िया सेक्टर्स पिक किए हैं और मुझे याद आता है हमेशा से मैं आपके फंड का प्रदर्शन ट्रैक करता हूं और क्या शानदार रिटर्न्स आपके फंड ने कमा कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, आप इतनी गहरी रिसर्च करते हैं और बढ़िया आइडियाज को चुनते हैं। एक राय मैं राय आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज से प्री बजट कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है इंडस्ट्रीज के साथ एफएम साहिबा की। बाजार क्या उम्मीद करे? आपको अगर एक आवाज अपनी पहुंचानी है वित्त मंत्रालय तक, तो आप क्या चाहते हैं, क्या देखना सुनना चाहेंगे इस बार बजट में, क्योंकि चर्चाएं तो अब शुरू हो चुकी हैं। अगर आप लोग बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और आप अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं,
तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर ज़ेरोधा के साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर POA देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना POA के आप डीमैट अकाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। देखिए, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जी के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इस समय, और मेरा तो ये मानना है कि बजट से पहले ही 80 to 90% जो उनको करना होगा वो कर देंगे, बिकॉज इतनी देर वेट नहीं करना चाहेंगे इकोनॉमी और कंजम्पशन को रिवाइव करने में और स्टिमुलेट करने में। तो बजट में कोई धमाका या अर्थ शैटरिंग चीज होने वाली नहीं है, तो हमें को बजट भी इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। बट मैं एक दो चीज चाहूंगा कि उनको देखनी चाहिए, वो बेसिकली कि कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए, स्पेंडिंग इंक्रीज करने के कोई इंसेंटिव दिया जाए। जैसे अभी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को उन्होंने जो लीव ट्रैवल के इंसेंटिव दिए, सब दिए, ऐसा कोई इंसेंटिव प्राइवेट एम्प्लॉइज को भी दिया जाए। बिकॉज अभी हमारी मेन प्रॉब्लम इकोनॉमी के क्या चल रही है कि बोथ डिमांड साइड और सप्लाई साइड तो देखिए धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। जैसे सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मलाइज हो रही है, सब इंडस्ट्री को क्रेडिट भी अच्छा मिल रहा है, कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिमांड अभी भी होल्ड बैक हो रही है, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहा। तो कंजम्पशन इंसेंटिव देंगे, और इस कंजम्पशन इंसेंटिव में सरकार को भी फायदा है, बिकॉज जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ में ओवरऑल एडिशन होती है, उससे ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है। तो एक कंजम्पशन इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है अभी कंज्यूमर को, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो ये एरिया में चाहूंगा कि वित्त मंत्री को फोकस करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, ये शायद वो पहले ही कर दे, बजट से पहले संकेत तो यही मिल रहे हैं, पर लेकिन अगर नहीं करें तो बजट पे ये फोकस उनको जरूर देना चाहिए। करीब 1 महीने पहले का आपका एक बयान देख रहा था, एक इंटरव्यू आपका पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा था कि अगर 2 कॉन्ट्रा बेट्स आपको लेने हैं इस वक्त के मार्केट में तो वो रियल एस्टेट हो सकते हैं, वो PSUs हो सकते हैं। अब आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर ये कहती है कि सरकार तेजी से काम कर रही है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको डाइवेस्ट करने के लिए, और लक्ष्मण रॉय जो हमारे दिल्ली के ब्यूरो हेड हैं वो ये भी हमें ये बता रहे हैं कि सरकार ने अब जो लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उस पर काफी हद तक एक सहमति बना ली है, और इसीलिए आज हम देख रहे हैं PSUs में रैली बन रही है। ये बताइए आप कैसे देखते हैं PSUs में, आपके फेवरेट्स कौन से होंगे? ये BPCL का डाइवेस्टमेंट की चर्चा भी खूब हुई, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डाइवेस्टमेंट की चर्चा भी खूब हुई, अब IDBI बैंक के स्टेक सेल की चर्चाएं गर्म हो रही हैं जहां पर LIC के पास 51% हिस्सेदारी है। आप कैसे देखते हैं इन PSUs को, और आप क्या इस स्पेस पर अभी भी बुलिश हैं? बिल्कुल, जो मेरा बयान आपने पढ़ा, मैं उस बयान पे अभी भी होल्ड करता हूं, और मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल में सिलेक्ट PSU स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। इस समय मेरे दो बेस्ट पिक्स हैं जो मेरे ओपिनियन में, मेरे रिसर्च के बाद जो अच्छे लगते हैं, जो मेरे ख्याल काफी अच्छी रिटर्न दे पाएंगे अगले 2-3 साल में। एक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, क्योंकि इसकी एक तरह की मोनोपोली है इंडिया में गैस अथॉरिटी की, और हम देख ही रहे हैं कि पाइप गैस यूजेज का, CNG का, सब तरह के गैस यूजेज का एज अ बेटर फ्यूल कंजम्पशन बढ़े जा रहा है। तो हर जगह पाइप गैस चल रही है, बहुत कंपनीज को लाइसेंस दिए गए हैं, जैसे अडानी गैस को, इंद्रप्रस्थ गैस है, महानगर गैस है, ये सब पाइपलाइन नहीं कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली इन सब चीजों का बेनिफिशियरी पीछे गेल ही होना है, बिकॉज गेल ही इन सबको कनेक्ट करता है, और उस PSU के पास बहुत एसेट रिच PSU है, एफिशिएंट PSU है, मोरलेस मोनोपोली है एक तरह की इस समय। तो गेल मुझे अच्छा लगता है, और सिमिलरली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको कंपेयर कीजिए JSW से, देखिए स्टील मेकिंग कोई एक रॉकेट साइंस तो है नहीं, और सेल भी उतना ही एफिशिएंट प्रोड्यूसर है जैसे दूसरे प्रोड्यूसर है, और सेल में काफी चेंजेस अभी आए हैं बहुत मैनेजमेंट में, और जो फोकस जा रहा है। और अगर आप इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे, मेरे ख्याल ये 75,000 करोड़ चल रही होगी मार्केट कैप और डेट सारा मिला के, लेकिन एसेट्स देखिए और सब देखिए, और लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है कंट्री का।
अगर हम बात कर रहे हैं अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट चलेगा, स्टील डिमांड चलेगी और स्टील को प्रोडक्शन चलेगी, प्रोडक्शन मिल रही है, प्लस हम मैन्युफैक्चरिंग का फोकस सरकार का रहेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 32-33 रुपए पे रह सकता है। इसकी रीरेटिंग डेफिनेटली होगी कंपेयर टू अदर स्टील प्लेयर्स। तो ये तो पीएसयूज मेरे हिसाब से ठीक लगते हैं, और भी काफी पीएसयूज में सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी है, बट मेरा फोकस इन दोनों पे है अभी करंट वैल्यूएशंस पे। ओके सर, बैंक्स पे आपका आउटलुक क्या है एग्जैक्टली इस वक्त? आप देखिए, कल जब हम 12,000 पे निफ्टी खड़ा था तो एक समय हमारा प्रीवियस हाई से निफ्टी का डिफरेंशियल मात्र 3.25% था, और उसी वक्त बैंक निफ्टी का प्रीवियस हाई से डिफरेंशियल लगभग 25% का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली कंपाउंडिंग पर जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी है। सर, इस डिफरेंशियल को आप कैसे देखते हैं? बैंक्स में इंटरेस्ट है आपका इस वक्त, स्पेशली प्राइवेट मेजर बैंक्स में? देखिए, बैंक्स में क्या है कि बड़ा ही एक क्लियर कट व्यू है। वो शॉर्ट टर्म व्यू लिया जाए और एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए। शॉर्ट टर्म व्यू तो बिल्कुल ही एक तरह से हेजी या क्लाउडी या कंफ्यूज है, बिकॉज काफी अनसर्टेनिटी, जो हेडविंड्स कहते हैं इंग्लिश में, हेडविंड्स चल रही है अभी। जैसे आपने ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात करी है, तो छोटा सा मुद्दा है तो क्या शॉर्ट हो जाएगा, बट अभी कुछ अगले 6-8 महीने में किन किन सेक्टर में प्रॉब्लम रहेंगी, क्या एनपीए होंगे, क्या रिस्ट्रक्चरिंग होगी, उन सब में अनसर्टेनिटी है। तभी शॉर्ट टर्म में दबाव रह सकता है बैंक निफ्टी पे, बेरिशनेस रह सकती है, बट मेरे हिसाब से वो जो शॉर्ट टर्म बेरिशनेस है उसको यूज करना चाहिए सिलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स लेने में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। स्टेट बैंक का साइज देखिए इतना बड़ा है। सिमिलरली प्राइवेट बैंक्स आपने पॉइंट किए, 1-2 अच्छे हैं, जैसे आईसीआईसीआई तो मैं बोला ही, अब जैसे कोटक क्या एचडीएफसी बैंक हो गए, इनमें आपको बड़े अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं जब ये एग्रेसिव करेक्शंस आती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो फाइनेंशियल सेक्टर एक मस्ट है, मतलब हमें वो जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी की, मैन्युफैक्चरिंग की, और यहाँ व्यापार बढ़ेगा, रिकवरी ट्रेड रहेगी, तो बैंक फाइनेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बिना तो वो सब हो ही नहीं सकता। तो बैंक्स की अर्निंग्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बैंक्स अब ज्यादा एफिशिएंट हो जा रहे हैं। पिछले जो पास 5-8 साल से इतने रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, टाइटनेस आई है उनके कंप्लायंसेस पे, उनके एनपीए प्रोविजनिंग पे, सब चीजों पे, लेंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन आई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर लेंडिंग करे, पूरा एनालिसिस करे और पूरा इवैल्यूएशन करे। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर हम इकोनॉमी का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंकिंग में अपटिक आएगा। पर लेकिन 2-4-6 महीने की बात कहना बहुत अनसर्टन है, और इस अनसर्टेनिटी में जब भी काफी गिरावट आए, बहुत पैनिक हो, बैंक निफ्टी जब भी 2-4-5 दिन 600-700-800 पॉइंट गिरे, तो सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कीजिए, उनको होल्ड कीजिए, और 20-30 पोजीशन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें चाहे बेशक ट्रेड करते रहिए, पर 80% पोजीशन को आप अपना कोर पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर विल डू वेल। तो बाजार चलेगा और बैंक्स ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे बैंक्स हमेशा डिप्स में खरीदिए। लेकिन सर, अमेरिका के ऊपर सबकी नजरें हैं और हम लोग सब सुबह सुबह उठकर देखते हैं और ट्रैक करते हैं कि कौन लीड कर रहा है। तो जो बिडेन साहब लीड कर रहे हैं, आप तो यूएस के मार्केट्स पर भी खूब गहरी पकड़ रखते हैं, वहां के मार्केट्स को भी ट्रैक करते हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या होगा? और अगर ट्रंप साहब वापस नहीं इलेक्ट होते हैं तो हमारे बाजार पर क्या इंपैक्ट होगा, आप वो हमें समझाइए प्लीज। और आप इन इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं? अब 3 हफ्तों का ही वक्त बचा है। देखिए, जो भी इंपैक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, ये हमें समझना है। चाहे यूएस में डेमोक्रेट्स रहे, रिपब्लिकन रहे, बाइडेन जी रहे या ट्रंप साहब रहे, इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमर्स साइकिल। इंडिया पे सारे वर्ल्ड विश्व का फोकस रहेगा। पर्टिकुलरली ये जो लास्ट 2 साल की चाइना के साथ, बड़ा ऑब्वियस चीज में बोल रहा हूँ, आप सुन के थक चुके होंगे। ऑब्वियसली जो पिछले 2 साल में चाइना के साथ हुआ है, अब लोगों का फोकस उसके लिए इंडिया पे जाएगा। और इंडिया इटसेल्फ अपने आप को एक तरह पोजीशन कर रहा है। इंडिया वांट्स टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड, व्हिच ऑब्वियसली मींस के यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंजम्पशन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अब यूएस इलेक्शन में कोई जीते या कोई हारे, अल्टीमेटली हमें ये रियलाइज करना चाहिए, यूएस के पॉलिटिक्स और यूएस का सब कुछ व्यापार से चलता है। तो यूएस कभी भी अपनी इकोनॉमी या ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, बिकॉज यूएस अल्टीमेटली कॉमर्स और व्यापार पे चलता है।
उनका ये बड़ा क्लियर मॉडल है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में अब वहां डाउ गिरेगा तो हम ऑब्वियसली 500,000 पॉइंट निफ्टी भी गिर जाएंगे, उनके साथ थोड़ा फ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है प्लस माइनस, बट ये सब चीजें एक हफ्ता महीना रहेंगी। उसके बाद एवरीथिंग विल अल्टीमेटली कम डाउन टू हमारे यहाँ अर्निंग्स क्या है, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसे स्टेबलाइज हो रही है। तो फोकस हमें, तभी मैंने शुरुआत इससे करी कि इनवर्ड लुकिंग डोमेस्टिक में रहिए, इन्हीं कंपनी पे अगले 2-3 साल में अच्छी कमाई होगी, और ऑब्वियसली कंपनी कमाई होगी तो शेयर प्राइस को भी डेफिनेटली सूनर और लेटर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक सवाल मेरा सर और आपसे, और वो है आईटी और फार्मा को लेकर, क्योंकि इन दोनों ही सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा पैसा बनाकर दिया है। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है रिजल्ट्स आने के बाद आईटी कंपनियों में, खास तौर पर अब लोग डर गए हैं कहीं फार्मा कंपनियों में भी ऐसा ना हो। आपका व्यू इन दोनों सेक्टर्स में गिरावट होगी तो खरीदेंगे, या आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हो गए हैं इन दोनों सेक्टर्स में? इस समय तो मेरे ख्याल से स्ट्रेच्ड है, बट लॉन्गर टर्म स्टोरी कोई डाउट ही नहीं है कि फार्मा में इंटैक्ट है। उसमें हमारा इंडिया विल रिमेन अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यहाँ फोकस रहेगा फार्मास्यूटिकल पे। अब टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज स्टॉक्स एकदम 1 महीने 2 महीने में 30-40% कई बार चढ़ जाते हैं, तो आदमी को टाइमिंग रखना पड़ता है। और आप देखिए बाजार में हर एक निवेशक को, आपके हर एक दर्शक को नोट करना चाहिए कि सेक्टर रोटेशन चल रहा होता है। जब एक सेक्टर में एकदम गर्मी हो रही हो, जो कहते हैं फ्रॉथ बन गया हो, तो उसमें एक बार रुक जाना चाहिए, आइडेंटिफाई कर ले कौन से स्टॉक खरीदने उस सेक्टर में। और जब भी कोई ओवरऑल नेगेटिव फैक्टर प्ले आउट करे मार्केट में, बाजार गिरे और सारे सेक्टर्स करेक्ट करें, या फार्मा करेक्ट करे, या मान ली आईटी करेक्ट करे, तब अपने सिलेक्ट स्टॉक पिकअप कीजिए। प्राइसेस को चेंज मत कीजिए कि एकदम मेरा मिस हो गया तो फार्मा अभी 20 चल गया, 20 की जगह ये 50% बढ़ जाएगा अगले महीने, तो मिस कर गया। चेंज मत कीजिए, प्राइसेस बिकती है। एज एन इन्वेस्टर कभी भी प्राइस को मत चीज कीजिए। पैनिक में अपने सिलेक्ट स्टॉक्स की लिस्ट बना के उनको लीजिए, फिर पेशेंटली बैठिए। रोज रोज भाव का नापतोल करने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए छोड़ दीजिए। तभी मैं बोला कि आपको पोजीशन भी लेनी है, उसमें 10-20% में बेशक ट्रेडिंग करती जाइए अगर आपको बहुत शौक है, लेकिन कोर पोजीशन को हमेशा इन्वेस्टमेंट रखिए। सिर्फ ट्रेडिंग में तो अपना सारा पैसा और पोर्टफोलियो खो बैठेंगे। क्या बताया सर, ये लाख टके की बात है जो आज आपने सुबह सुबह हमारे दर्शकों को समझाई। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अर्निंग सीजन का आगाज तो पॉजिटिव नोट पर हुआ है, आईटी ने देखिए क्या चौके छक्के लगाए हैं, क्या बढ़िया रन बनाए हैं। अब फार्मा से होप है, मेटल से होप है। आपकी नजर कहां पर है, कौन कौन से सेक्टर्स पर है, कौन कौन से अगर स्टॉक्स बताएंगे तो मजा आ जाएगा, आपके फेवरेट वाले इस समय, ताकि हमारे दर्शकों की थोड़ी मदद हो जाए। मैं कुछ आज इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो नहीं बात करूंगा, मैं जो मैं ठीक समझता था ऑलरेडी बोल चुका हूं, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंकिंग में हो गए, गेल सेल मैंने कहा ही है। तो इन सब पे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फोकस रहे लोगों का, और ऑब्वियसली कईयों में मेरी पोजीशन है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, कईयों में नहीं भी है, उनको मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर एक को ध्यान करना चाहिए, यही आप नोट करें, मेरा एक कॉन्टिन्यूस थीम रहा है आपसे बातचीत के टाइम में। इनमें आप अच्छी एफिशिएंट कंपनी जिनका लो डेट हो, बिकॉज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया, वो ऑब्वियसली आप बोल चुके हैं और कई और आपके गेस्ट भी बोल चुके हैं, कि जो इंटरेस्ट रेट थ्योरी स्टोरी है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, उसका बिगेस्ट बेनिफिट जो मिलता है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इनवर्ड लुकिंग इंडस्ट्री, जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वर्किंग कैपिटल साइकिल में उसको पैसा लेना पड़ता है बैंक से, उसको मिलेगा। सिर्फ 2-3% ब्याज घटने से ही उसके मार्जिन में इतना बड़ा इंपैक्ट मिलेगा जब डिमांड वापस आएगी अगले 2 सालों में। तो इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा आएगा हमारी कंपनीज को, ये इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा हमें, बट लेकिन अगले 2 साल में जो इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बैलेंस शीट में गिरेगी, उन कंपनी पे ध्यान दीजिए। बट लेकिन एट द सेम टाइम वो कंपनी मत लीजिए जिसमें बहुत ज्यादा डेट है, वो डेट को सर्विस ही ना कर पाए। तो देयरफॉर एबिटा देखना बहुत जरूरी है, कैसे वो उनका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, कैसे सर्विस कर पाएंगी। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर्स पे आप फोकस कीजिए। रियल एस्टेट आपने बोला, सिलेक्ट रियल एस्टेट कंपनी, इनकी रेजिडेंशियल गुड क्वालिटी रियल एस्टेट में फोकस है, उन पे ध्यान कीजिए। जब अपॉर्चुनिटी मिले, रिजल्ट्स खराब आए या रिजल्ट्स के टाइम में वॉलेटिलिटी हो, तो उसको यूज कीजिए।
तो अच्छे स्टॉक्स किसी वजह से अगर नीचे मिलते हैं तो जरूर खरीदिए, क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर आज आपसे इतने दिनों के बाद बात करके। धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए।